हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इनक्रेडिबल स्टडीज। आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन, जो कि आपकी क्लास 11th की ह्यूमन फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है। बहुत इजी चैप्टर तो नहीं बोलेंगे, बहुत ज़्यादा हार्ड चैप्टर भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसके अंदर कुछ टॉपिक्स ऐसे आते हैं जो बिल्कुल ही समझ नहीं आते, कुछ टॉपिक्स ऐसे आते हैं जो बहुत ईजिली समझ में आ जाते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, चैप्टर को मॉडरेट रखेंगे, आप सबकी समझ में आ जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। चैप्टर का मीनिंग ही समझ लेंगे कि ब्रीदिंग क्या होगा और रेस्पिरेशन क्या होगा। तो ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन। वैसे तो लोग ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन को एक ही समझते हैं, जैसे नॉर्मल लोग होंगे। आपने 10th क्लास में समझा होगा, शायद उतना समझ नहीं आया होगा, तो 11th क्लास में आप इसे डिटेल में समझोगे। तो ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में बहुत अंतर है। पहला अंतर तो यह है कि ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है, जिसके अंदर आप सांस लोगे जिसके अंदर ऑक्सीजन होगी, और बाहर छोड़ोगे जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होगी। ठीक है, तो इसे हम बोल लेंगे ब्रीदिंग, जो कि फिजिकल प्रोसेस है जिसके अंदर हमारी मसल्स इन्वॉल्व हो रही हैं। ठीक, उसके बाद हमारा रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या है? अब आपने वो जो ऑक्सीजन इनहेल करी, उसका फायदा क्या होगा? उस ऑक्सीजन को हमारे सेल तक ले जाया जाएगा। सेल के अंदर होगा हमारा ग्लूकोज। ग्लूकोज को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तोड़ा जाएगा और उससे एटीपी रिलीज कराई जाएगी, उसे हम बोल देंगे रेस्पिरेशन। तो ब्रीदिंग के बारे में क्या लिखेंगे? इट इज अ फिजिकल प्रोसेस which involve inhalation of O2 and exhalation of CO2। ठीक है, अब स्पेसिफिकली नहीं आप बोल सकते कि आप खाली जो हवा ले रहे हो उसमें ऑक्सीजन ही है और जो आप छोड़ रहे हो उसमें खाली कार्बन डाइऑक्साइड ही है। हम ऐसा बोल सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर, ऑक्सीजन रिच एयर, क्योंकि जब हम बाहर एयर छोड़ेंगे तो उसमें काफी सारी गैसेज होंगी, उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी होगी और ऑक्सीजन भी होगी। और जो हम इनहेल करेंगे, अब ऐसा तो है नहीं कि एटमोस्फेयर में से हम खाली वही गैस ले ले जो हमें चाहिए, ऐसा तो कर नहीं सकते, तो उसके साथ और गैसेज भी जाएंगी। ठीक है, तो आप ये एक मॉडरेट रख सकते हो अपनी एक क्या बोल सकते हैं लैंग्वेज, और इसमें आप ऐसे डाल सकते हो कि ऑक्सीजन रिच एयर या फिर एक्सेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर। ठीक है, रेस्पिरेशन क्या हुआ? इट इज अ प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। ज्यादातर जो क्या बोलते हैं फूड होगा वो ज्यादातर ग्लूकोज ही होगा, एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर भी जिसका ब्रेकडाउन होगा। तो या तो ग्लूकोज लिख लो या ब्रैकेट में डाल लेना फूड, क्योंकि किसी किसी का डिफरेंट हो सकता है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज और फूड in the cell in presence of ऑक्सीजन। कैसे? हमारा ग्लूकोज होगा C6H12O6, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये टूट जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और जो हमें एनर्जी चाहिए जिसे हम बोलते हैं एटीपी। आप पढ़ के आए होंगे 10th क्लास में, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। ये हमारी एनर्जी, फुल फॉर्म भी लिख लेना, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट या फिर एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जो आपकी मर्जी हो बोल लो। ठीक है, तो अंतर समझ में आ गया होगा। ब्रीदिंग क्या है? एक फिजिकल प्रोसेस है जिसके अंदर हम O2 रिच एयर अंदर लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर बाहर निकाल लेंगे। रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो ऑक्सीजन हमने अंदर ली थी उसका यूज करके ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करेंगे और उसे किस में तोड़ देंगे? हम एनर्जी में तोड़ देंगे, जो कि हमारा आखिरी प्रोसेस है, जो हमें चाहिए हमारे शरीर को सस्टेन करने के लिए। जो एनर्जी चाहिए वो इस प्रोसेस से आपको मिल जाएगी। तो आप एक बार इसे नोट कर लो, फिर देखेंगे टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, कितने टाइप के हमारे पास रेस्पिरेशन होंगे। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। कितने टाइप के हमारे पास रेस्पिरेशन होंगे? दो टाइप के रेस्पिरेशन होंगे, एक होगा एरोबिक रेस्पिरेशन, एक होगा एनारोबिक रेस्पिरेशन, जो आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा। तो एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होगा? जिसके अंदर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा, यानी वो रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा वो एरोबिक होगा। वो रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगा एनर्जी बनाने के लिए, वो कौन सा होगा? एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो लिख लेंगे रेस्पिरेशन विच टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, वो वाला रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन which takes place in absence of
ऑक्सीजन। ठीक है, अब दूसरा अंतर क्या होगा, ये तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा, ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रहा। दूसरा अंतर क्या रहेगा, इसके अंदर जो फूड का ब्रेकडाउन होगा वो कंप्लीट होगा, तो इसमें एनर्जी ज्यादा मिलेगी। इसके अंदर जो फूड का ब्रेकडाउन होगा वो इनकम्प्लीट होगा, आधा होगा या उससे कम होगा, इसके अंदर हमें एनर्जी कम मिलेगी। ठीक है, तो ब्रेकडाउन ऑफ फूड इज कंप्लीट, so energy is more। ठीक है, यहां पे ब्रेकडाउन ऑफ फूड इज पार्शियल, so energy is less। ठीक है, अब यहाँ पे जो ब्रेकडाउन होगा इसमें तो पूरा ब्रेकडाउन होकर हमें एनर्जी मिल जाएगी, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे प्रोडक्ट होंगे जो हमें क्या बोलते हैं ब्रेकडाउन के बाद मिल जाएंगे एक्स्ट्रा। ठीक, तो ये वाला कहाँ होगा, वो वाला कहाँ होगा, इसके एग्जांपल लिख लेंगे। ये वाला हमारा होगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जो नॉर्मल हमारे सबके अंदर चलता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, ये कहाँ होगा, ये हमारी मसल्स में, और मसल्स के अंदर हमें क्या मिलेगा, लैक्टिक एसिड। ठीक है, लैक्टिक एसिड एक एक्स्ट्रा बनता है, आपने पढ़ा भी होगा, क्रैम्प्स वगैरह पड़ते हैं हमारी मसल के अंदर, जो अगर हमने काफी दिनों बाद अपनी मसल का इस्तेमाल करा हो या फिर ज्यादा इस्तेमाल कर लिया अपनी मसल का, तो उसके अंदर हमें पेन फील होने लगता है मसल को मूव करने में, या फिर अकड़ जाते हैं, तो वो किसकी वजह से, लैक्टिक एसिड की वजह से, क्योंकि वहां पे पार्शियल ब्रेकडाउन हुआ, ऑक्सीजन की एब्सेंस में करा, एनर्जी वहां पे कम मिली, तो इसी वजह से हमें लैक्टिक एसिड की वजह से पेन फील होगा। ठीक है, और एक ईस्ट के अंदर, इसे हम फर्मेंटेशन में भी इस्तेमाल करते हैं, इसके अंदर मिलता है हमें अल्कोहल। ठीक है, एक एक्स्ट्रा चीज लिखवा देता हूँ, एरोबिक के अंदर हमें लगभग लगभग 38 एटीपी मिलेंगे। ठीक, ये हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन में, और यहाँ लगभग 2 एटीपी, तो आप अंतर देख लो कितना एटीपी का, यहाँ सिर्फ और सिर्फ 2 एटीपी मिल रहे, और यहाँ सिर्फ यहाँ कितने मिले 38 एटीपी, तो एरोबिक और एनारोबिक में कितना अंतर है। ठीक, तो आप इसे एक बार नोट कर लो। तो दो टाइप के रेस्पिरेशन होंगे, और ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्टेक्ट विद एयर, अगर डायरेक्ट ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में है बॉडी तो उसे बोलेंगे डायरेक्ट, और अगर डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं है हमारी बॉडी का सेल, उसके लिए हमें ऑर्गन्स की जरूरत पड़ रही है, तो वो होगा इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट वाले में देख लेंगे क्या होगा, लिख दूं यहाँ डायरेक्ट और यहाँ पे इनडायरेक्ट। ठीक है, तो डायरेक्ट के अंदर आपको जो शरीर का सेल होगा, यानी ये अगर सेल है तो ये डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में होगा ऑक्सीजन के, तो सिंपल डिफ्यूजन से ऑक्सीजन अंदर एंटर कर जाएगी बाय सिंपल डिफ्यूजन। ठीक है, बॉडी इज इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद एयर, और यहां पे किसी भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन की जरूरत नहीं पड़ने की, तो नो रिक्वायरमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन। ठीक, कहाँ होगा ये, टेक्स प्लेस इन यूनिसेलुलर या फिर लोअर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, लोअर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। इनडायरेक्ट में यहाँ कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होने का, नो डायरेक्ट कांटेक्ट विद बॉडी सेल। ठीक है, क्योंकि हमारा ही सेल है, अब ऐसा तो होता नहीं कि हम हाथ से डायरेक्ट अपना रेस्पिरेशन कर रहे हैं, हमें नाक दी हुई है, नोज, फिर लंग्स में जाएगी, फिर वहां से एल्वेलाई से एक्सचेंज होगी, फिर ब्लड के थ्रू ट्रांसफर होके कहाँ तक जाएगी हमारी, ट्रांसपोर्ट होके वो हमारे सेल तक जाएगी, फिर वहां जाके एनर्जी बनेगी। तो इतना सब कुछ क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि हमारा सेल डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में है ही नहीं एटमोस्फेयर के, लेकिन इनका है, तो ये डायरेक्ट एक्सचेंज कर लेंगे, हम नहीं कर पाएंगे, तो हमें नीड ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, हमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो बस
ये थे आपके टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन आपके हो गए, मेन आपके एरोबिक और एनारोबिक हैं, ये वाले भी आप याद रख लेना, वैसे इतना हार्ड है नहीं इसमें कुछ याद रखने में, ठीक है। तो इसके बाद शुरू करेंगे कि हमारे पास रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कितने टाइप के होंगे, ठीक। तो आप इसे एक बार नोट कर लो। तो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के अंदर हमें देखना है कि डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर कैसे कैसे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं जिसकी मदद से वो रेस्पायर कर पा रहे हैं, अपने शरीर में एनर्जी बना पा रहे हैं, ठीक है। तो जो एनर्जी वो बना रहे हैं वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगी, तो जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करेंगे कि वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स उनके कैसे डेवलप हुए होंगे। तो वो उनके नेचर और उनके हैबिटेट के हिसाब से हुए होंगे, वो कहाँ रह रहे, जैसे कोई पानी में रह रहा, कोई हवा में रह रहा, कोई टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है, कोई एम्फीबियन भी है, मतलब धरती पे भी रह रहा और एक्वेटिक हैबिटेट में भी रह रहा। तो उन सब के हिसाब से उनके शरीर में अलग अलग तरीके से ऑर्गन प्रेजेंट है। तो लिख लेंगे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या होंगे, द टाइप ऑफ respiratory organs depend upon the organism habit and habitat, ठीक है। तो नंबर 1 अभी हमने देखा था डायरेक्ट वाला जिसके अंदर सिंपल डिफ्यूजन से कर रहे थे, तो नंबर 1 भी वही होगा, बाय सिंपल डिफ्यूजन थ्रू बॉडी सरफेस, ठीक है। कौन कौन करेगा इसके एग्जांपल लिख लेंगे। एग्जांपल हो गए हमारे प्लेनेरिया और पोरीफेरेंस और सीलेंट्रेट्स और एटसेट्रा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे प्लेनेरिया। प्लेनेरिया आपको पता है ट्रू रीजनरेशन पावर रखता है, तो वो भी स्किन से रेस्पायर करता है डायरेक्ट। पोरीफेरेंस हमारे जितने भी स्पॉन्जेस वगैरह होंगे, सीलेंट्रेट्स, ठीक है। तो ये सब क्या होंगे हमारे जनरल बॉडी सरफेस से रेस्पायर करेंगे। दूसरा क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, ये कौन सा रेस्पिरेशन होगा, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन थ्रू मॉइस्ट स्किन, सॉरी मॉइस्ट क्यूटिकल, एक लेयर होगी, ठीक है। तो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन क्या होगा, शरीर के ऊपर एक लेयर होगी क्यूटिकल की जिसके थ्रू रेस्पिरेशन करेंगे। अब 3 चीजें इनके पास होनी चाहिए अगर इन्हें क्यूटेनियस रेस्पिरेशन करना है। नंबर 1 एक तो मॉइस्ट स्किन होनी चाहिए, ठीक है। नंबर 2 इनके पास हाईली वेस्कुलर स्किन होनी चाहिए, और थिन स्किन होनी चाहिए, पतली, ताकि ऑक्सीजन का डिफ्यूजन इजीली हो जाए, ठीक है। तो ये अभी हमने 2 पढ़ लिया, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट या नोट कर लो, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। पिछले वाले का एक बार एग्जांपल लिख लेना, वो था अर्थवॉर्म। अब नेक्स्ट जो तीसरा होगा ट्रैकियल ट्यूब्स, इसके अंदर क्या आ जाएंगे, स्पाइरोसेल्स, ट्रैकियोल्स, ठीक है। ये देखने को मिलेगा हमें इंसेक्ट के अंदर, ठीक है, जितने भी इंसेक्ट होंगे। नेक्स्ट है गिल्स। गिल्स आपने फिश के बारे में सुना होगा, लेकिन ये वाले हैं लेस डेवलप्ड, ठीक। एनिमल किंगडम में पढ़ेंगे कितने टाइप के गिल्स होंगे, ये वाले थोड़े लेस डेवलप्ड होंगे। तो ये हमें आर्थ्रोपोड्स के अंदर देखने को मिलेंगे और देखने को मिलेंगे प्रॉन्स में, ठीक है। ये बहुत है एग्जाम्पल, ये नोट करो। फिर देखते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स कौन होंगे, जिनके पास क्या होगी, रीढ़ की हड्डी होगी, ठीक। नेक्स्ट है हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स कौन होंगे, जिनके पास क्या होगी, वर्टिब्रल कॉलम होगी, रीढ़ की हड्डी होगी। तो वो ऑर्गेनिज्म उनके पास कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन होंगे वो देखते हैं। तो अभी हमने जो पिछले गिल्स देखे थे वो देखे थे इनवर्टिब्रेट्स के अंदर, जो कि लेस डेवलप्ड थे। ये वाले गिल्स कैसे होंगे, डेवलप्ड होंगे। और गिल्स सुनते ही आपके दिमाग में एक ऑर्गेनिज्म आता है जिसका नाम क्या है, फिश। तो फिशेस के अंदर क्या होंगे, हमारे गिल्स होंगे।
ऐसा रेस्पिरेशन जो थ्रू गिल्स होगा उस रेस्पिरेशन को हम बोलते हैं ब्रांकियल रेस्पिरेशन। तो यहाँ लिख दे सकते हैं रेस्पिरेशन थ्रू गिल्स is known as bronchial respiration। ठीक है, नेक्स्ट है लंग्स। लंग्स तो आपको जैसा हमारे पास भी है, तो और भी ऑर्गेनिज्म है, इसे हम बोलते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। तो इसका दूसरा नाम है पल्मोनरी रेस्पिरेशन। तो सबसे पहले एम्फीबियंस। एम्फीबियंस, अब एम्फीबियंस के बारे में एक चीज है, जो हमारा फ्रॉग होगा, फ्रॉग क्या करेगा, वो अपना जो टेडपोल स्टेज होगी उसमें तो गिल्स के थ्रू रेस्पायर करेगा, और जब उसका एडल्ट स्टेज आ जाएगी वो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन भी कर लेगा, वो लंग से भी रेस्पिरेशन कर लेगा, वो बकोफेरेंजियल कैविटी से भी रेस्पिरेशन कर लेगा। ठीक है, और इसके बारे में जो डिटेल होगी वो हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स के अंदर। बाकी यहाँ पे हम एग्जाम्पल में से लिख देंगे। तो एम्फीबियन जब अपनी कौन सी स्टेज में होगा, जब लार्वल स्टेज, लार्वल स्टेज, क्या नाम होता है लार्वल स्टेज का, टेडपोल, तब ये रेस्पिरेशन करेगा थ्रू थ्रू गिल्स। और जब ये एडल्ट हो जाएगा, एडल्ट फ्रॉग या एम्फीबियंस जनरली ऐसा करते हैं, किससे करेगा, थ्रू लंग्स, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, और इन लास्ट बकोफेरेंजियल कैविटी, बकोफेरेंजियल। ठीक है, तो जनरली हम यहाँ फ्रॉग का एग्जांपल लेके चल रहे हैं, एम्फीबियंस ऐसा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स लंग्स के थ्रू ही करेंगे, और हम मैमल्स, और लास्ट एव्स। अब एव्स क्या होंगे, हमारी बर्ड्स। इनके पास एक खास बात होगी, एव्स के जो लंग्स होंगे इस तरीके से, उनके अंदर जो एयर सैक्स लगे हुए होंगे वो थोड़े बड़े बड़े होंगे। अभी बड़े बड़े होने के कारण क्या है पीछे, क्योंकि इन्हें फ्लाई करना पड़ता है, सारा दिन लगभग लगभग उड़ते रहते हैं, तो इनकी जो फ्लाइट मसल्स होगी उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होगा, उसे एनर्जी की जरूरत ज्यादा पड़ेगी। और एनर्जी का ब्रेकडाउन ज्यादा कब होगा, जब उसके पास ऑक्सीजन ज्यादा जाएगी। ऑक्सीजन ज्यादा जाएगी तभी सफिशिएंट एनर्जी बन पाएगी और ये फ्लाई कर पाएंगे, उड़ पाएंगे। तो एयर सैक्स इसी वजह से डेवलप होते हैं, ताकि इनके अंदर ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा शरीर के अंदर जा पाए, फ्लाइट मसल के पास जा पाए, और उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा एनर्जी बन पाए ताकि ये उड़ पाए। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, ये है इसके एयर सैक्स। तो एयर सैक इन एव्स आर लार्जर, ठीक है, फॉर रेस्पिरेशन। रीजन मैंने आपको बता दिया, अपनी लैंग्वेज में आप लिख सकते हो, आप एक बार इसे नोट कर लो। तो ये था आपका आज का ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन का बहुत ही बेसिक सा लेक्चर, जिसके अंदर हमने रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स देख लिए, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन देख लिए। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसके बाद पूरा ह्यूमन का ही पार्ट चलेगा। तो होप करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर जरूर देखना और इस वाले को तो जरूर पढ़ लेना। बाय बाय।